हेलो गाइज, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी। इट मीन्स जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान का ये हमारा तीसरा सेशन है। हम इससे पहले 2 कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें मैंने बेसिक सी बातें बताई थी और कुछ एटमॉस्फेयर के बारे में मैंने बात की थी। जिनको नहीं पता आप उस चीज़ को एक बार देख सकते हैं। उसके बाद ये समझना थोड़ा सा और आसान रहेगा, ठीक है। तो अब बात करें यहाँ पे एटमॉस्फेयर का सेकेंड टॉपिक है। एटमॉस्फेयर में जो कंपोजिशन था, एटमॉस्फेयर में क्या क्या मिलता है, डस्ट, धूलकण, वाटर वेपर, जलवाष्प और गैस, ढेर सारा गैस। तो गैस को हम कंप्लीट कर दिए थे कल ही, और आज देखते हैं वाटर वेपर और एक डस्ट। हम इसको कंप्लीट कर देंगे और फिर कल देखेंगे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का कितना लेयर होता है, कितना परत होता है, 5 परत। हम उसके बारे में कल देखेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा है वाटर वेपर, इसका मतलब जलवाष्प। जलवाष्प किसको बोलते हैं? बेसिक से डेफिनेशन ये है, जल का मतलब जल होता है, वाष्प का मतलब उसका गैसियस फॉर्म। अगर मान लेते हैं पानी को गर्म लगातार कर रहे हैं काफ़ी देर तक, अगर लगातार उसको काफ़ी देर तक गर्म कर दें तो उस जल है वो बिल्कुल गर्म होते होते बिल्कुल वो गैस बन जाएगा। जब वो गैस बन जाएगा तो था पहले बिल्कुल जल, बन गया वो वाष्प, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, जलवाष्प। वो ऊपर जाके आराम से हवा में तैरते रहता है, तो हम उसी को बोलते हैं बेसिकली जलवाष्प। इसको बोलते हैं वाटर वेपर, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक इमेज बनाया है। यहाँ पे ये हमारा सन और ये अपना नदी है, मान लेते हैं ये नदी है और ये सन है। जब सन का लाइट नदी पे आएगा तो नदी का जो सरफेस है वो बिल्कुल गर्म हो जाएगा। जब नदी का सरफेस गर्म हो जाएगा तो इसकी हीट की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो पानी है उसका वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। हम लोग को दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। वाष्प बनते बनते यहाँ का पानी कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। वाष्प बनने के बाद यहाँ का जो पानी है वो अब आएगा यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो ये कैसे रहेगा, ये रहेगा गैसियस फॉर्म में। ऐसा नहीं कि पूरा सीधे पानी उठ के चला जाएगा, रहेगा पहले गैसियस फॉर्म में। लेकिन जैसे ही गैस यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि जितनी भी हल्की गैसें होती हैं वो जाती हैं ऊपर। तो जब वेपर बन रहा था ये भी तो हल्का गैस था, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जितनी भी चीज़ें गर्म होती हैं वो हल्के होती हैं और फैलती हैं और वो ऊपर जाती है, ठीक है। तो जैसे ये वेपर ऊपर गया तो ऊपर जाने के बाद ऊपर का टेम्परेचर थोड़ा सा घटना शुरू हो जाता है। तो घटने की वजह से वो फिर से हो जाएगा ठंडा। जैसे ठंडा हो जाएगा तो फिर से वो पानी बन जाएगा और फिर से वो क्या हो जाएगा, बादल बनने के बाद फिर हमारे अर्थ पे फिर से वापस आ जाता है, हम जिसको वर्षा बोलते हैं। तो सिंपल सी बात, सन का लाइट पड़ा कहाँ पे, नदी पे। नदी का टेम्परेचर गर्म हो गया, गर्म होने के बाद पानी गर्म तो वो चला गया ऊपर, वेपराइज हो गया, मतलब उसका वाष्पन हो गया। गर्म होने के बाद वो गैस में बदल गया और गैस जाके यहाँ पे कहाँ जमा हो गया, यहाँ पे। हम इसी को बोलते हैं वाटर वेपर, क्योंकि वो वाटर का ही पार्ट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं। आगे मेरी बात समझ में। वो देखिए यहाँ पे ताप बढ़ा तो क्या होगा, वाष्पन। हम इसी को बोलते हैं ई वेपराइजेशन। वाष्पन होगा, फिर जाकर जैसे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ठंडा। ठंडा होने के बाद वो क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। जब कोई चीज़ ठंडा करते हैं तो कोई गैस जब वापस वो फिर से पानी बनता है, हम उसी को बोलते हैं संघनन। तो ठंडा होने के बाद क्या हो जाएगा, संघनन। संघनन होने के बाद क्या बन जाएगा, वो बिल्कुल बादल बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब जो भी पानी बनने वाला है वो बिल्कुल पानी का बूंद ढेर सारा बन गया यहाँ पे, हम उसी को तो बादल बोलते हैं। वो बादल हो गया और उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे अर्थ पे फिर से गिरेगा, हम उसको बोलते हैं वर्षा। तो पहले क्या बना, वाटर वेपर, फिर बना बादल, फिर हुई वर्षा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो वाटर वेपर है, पहला कंडीशन ये हो गया, इसका डेफिनेशन। उसके बाद ये काम करता है एज ए ब्लैंकेट्स ऑफ अर्थ, ये बिल्कुल पृथ्वी पर चादर की तरह काम करता है, ठीक है। क्यों, अब मुझे बताइए, अगर हम इसका इमेज ऐसे लेते हैं, ठीक है, तो जो सन का लाइट यहाँ पे आ रहा है, सन का लाइट नीचे आ रहा है, लेकिन सन का लाइट जब अर्थ से टकराने के बाद तो ऐसे निकल जाएगा ढेर सारा। लेकिन जो सन का लाइट यहाँ से क्रॉस करेगा, क्या जलवाष्प उसको वापस जाने देगा, नहीं जाने देगा। तो वो क्या करता है, यहाँ पे जो हमारे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जो हमारा पार्थिव विकिरण है, या आप यूँ समझिए जो हमारा पृथ्वी का ऊर्जा है, जो पृथ्वी का हीट एनर्जी है, वो हीट एनर्जी जब जाता है ऊपर तो जलवाष्प उसको रोक के फिर से नीचे भेज देता है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो पृथ्वी का ऊर्जा है वो बर्बाद होता नहीं, वो वापस हमारे अर्थ पे आ जाता है। उसके बाद जो सन का लाइट ढेर सारा ऊपर से आता है तो क्या पूरा लाइट हमारे अर्थ पे आ जाता है, नहीं। उसमें से बहुत सारा लाइट को वो जो वाटर वेपर हो गया वो रोक के ऊपर में भेज देता है। तो पहली बात, जो वाटर वेपर है सन का कुछ लाइट को वापस भेज देता है, और दूसरी बात, जो अर्थ के पास खुद का अपना हीट है,
जो अर्थ के पास खुद का एनर्जी है वो जब जाता है ऊपर तो उसको वापस नीचे ही भेज देता है। इसका मतलब एक तो सन का लाइट से बचाने की कोशिश किया, और दूसरी बात जो अर्थ का एनर्जी है, जो अर्थ का हीट एनर्जी है, उसको बर्बाद होने से ही बचाया। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये काम करता है बिल्कुल पृथ्वी पर चादर की तरह, कि ना हमारा हीट बर्बाद हो रहा है, ना सन का एक्स्ट्रा, ना सन का जो ढेर सारा लाइट होता है सब का सब ना नीचे आ रहा है, उसमें से कुछ ही कुछ आता है। ठीक है, उससे हम लोग को इतना गर्मी मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है अतिरिक्त ऊष्मा को ये वापस नहीं आने देता है यहाँ पे। मतलब ऊपर से जब ढेर सारा लाइट आता है सन का तो कुछ को आने देता है और कुछ को यहाँ पे ऊपर ही भेज देता है। दूसरी बात, जो पृथ्वी की ऊर्जा है उसको बाहर भी ये जाने नहीं देता है। हम इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पृथ्वी का बिल्कुल चादर के जैसा बिहेव करता है। क्यों? अब इसी की वजह से जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। आप मुझे बताइए, अगर सन का लाइट जितना ऊपर में है सब अगर नीचे आ जाए तो पृथ्वी का टेम्परेचर अच्छा खासा बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो जो मैक्सिमम इसका सन का लाइट है ना वो जलवाष्प वगैरह, वाटर वेपर हो गया आपका, बहुत सा धूलकण हो गया, और भी कई चीज़ें होती हैं जो एटमॉस्फेयर का लेयर वो क्या करता है उसको ऊपर ही भेज देता है ताकि सन का लाइट काफ़ी कम नीचे आए। उसके बावजूद भी हमारा अर्थ उतना सर्वाइव आराम से कर लेता है, उतना लाइट हमारे लिए काफ़ी है। तो बहुत सारा लाइट को ऊपर भेज देता है और जो हमारे पास खुद का ऊर्जा है अर्थ के पास उसको भी बचा के रखता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। और ये तापमान को मेंटेन करता है। सिंपल सी बात है, हीट को मैनेज किया, इसका मतलब तापमान को बैलेंस कर रहा है। अगर तापमान बैलेंस नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, जो अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, तो हमको हो जाएगा मुश्किल। एक और टॉपिक देखिए आप, ये मान लेते हैं अर्थ है। अर्थ पे जब बात करते हैं यहाँ पे, मैंने पिछले बार में क्या कैसा बनाया था फिगर, बिल्कुल गोल फिगर बनाया था, पर एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर देख लीजिए यहाँ पे, जो हमारा पोल हो गया नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। नॉर्थ पोल पे थोड़ा सा चिपका होता है और साउथ पोल पे चिपका होता है, और जो इक्वेटर है वो थोड़ा सा फैला हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पे जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसको खींच के बिल्कुल सिकुड़ा कर रख देता है। या फिर यूँ समझिए, यहाँ पे जो भी गैस है थोड़ा सा भारी होती है तो बिल्कुल नीचे रहते। यहाँ पे क्या होता है, ढेर सारा सन का लाइट पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्या बताया था, सन का लाइट यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ढेर सारा सन का लाइट अच्छा खासा आता है। जब अच्छा खासा सन का लाइट आएगा तो अच्छा खासा उसका वहाँ का जो हवा है वो गर्म भी होगा। जब हवा यहाँ का ढेर सारा गर्म होगा तो वो काफ़ी दूर तक फैलेगा, तो काफ़ी दूर तक यहाँ फैल गया। लेकिन यहाँ पे तो उतना लाइट पहुँचता नहीं है, इसलिए यहीं तक इसका गैस रह गया। ठीक है, यहीं तक उसका एटमॉस्फेयर हो गया। तो यहाँ पे इतना मोटा लेयर और यहाँ पे थोड़ा सा कम लेयर। अब मुझे बताइए, अगर यहाँ पे इतना मोटा लेयर है, यहाँ पे काफ़ी पतला लेयर है, तो जब वाटर वेपर बनेगा, वाटर वेपर जब बनेगा तो इसमें अच्छा खासा बनेगा या यहाँ पर अच्छा खासा बनेगा? बिल्कुल यहाँ पर अच्छा खासा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सन का लाइट अच्छा खासा आता है। यहाँ पे सन का लाइट खूब आता है। जब खूब आएगा तो खूब वेपराइज भी होगा पानी, खूब पानी गर्म भी होगा। खूब पानी गर्म होगा तो यहाँ तक ढेर सारा बादल बन जाएगा। जब यहाँ ढेर सारा बादल बनेगा तो यहीं पे अच्छा खासा वर्षा भी होगी। यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बादल बन ही नहीं पाता है। इसलिए यहाँ का आर्कटिक रीजन और यहाँ का अंटार्कटिक रीजन बिल्कुल बर्फ़ से ढका होता है। और जो आप भूमध्य रेखा हो गया वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होता है। तो पूरे अगर अर्थ की बात करें तो वर्षा की अगर बात करें यहाँ पे तो 3 से 4% यहाँ होता है बादल बनने की बात करें तो, और 1 से 2% सिर्फ यहाँ पे वर्षा होता है। यहाँ वर्षा कम होता है और यहाँ वर्षा ज़्यादा होता है। जब यहाँ वर्षा होगा ज़्यादा तो obvious सी बात है यहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे भी बहुत सारे यहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ गए। अब बात करते हैं फिर डस्ट के बारे में। मुझे उम्मीद है आप वाटर वेपर समझ गए होंगे। अब बात करते हैं डस्ट के बारे में। डस्ट को बोलते हैं धूल कण, हिंदी में बोलते हैं। ये काम कैसा करता है, वर्क्स एज अ हाइग्रोस्कोपिक सेंटर। ये काम करता है बिल्कुल आर्द्रता ग्राही के जैसा काम करता है। आर्द्रता का मतलब ये होता है जो हवा में नमी होता है। जो हवा में नमी है मतलब जो पानी का जो प्रेजेंस है उसमें, हम उसे क्या बोलते हैं, नमी बोलते हैं या आर्द्रता। वो आर्द्रता ग्राही का काम करता है। इसका मतलब ये होगा कि वो जितना भी जलवाष्प है ना उसको अपने तरफ वो खींचता है। अब देखिए, अगर यहाँ से पानी जाएगा ऊपर, अगर यहाँ से पानी जाएगा तो क्या जितना भी गैस है वो बिल्कुल तैरते रहेगा ढेर सारा। जब तक वहाँ पे धूलकण नहीं होगा तब तक
तब तक उसको पानी बनने में काफ़ी समस्या होगी। तो क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर सन का लाइट भरा तो यहाँ से पानी जाएगा ऊपर, और जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, जो भी जितना भी है यहाँ पर रेड कलर का, ये सब मान लेते धूलकण है। तो जब यहाँ सन का लाइट पड़ेगा और ये पानी गर्म होगा, जब ऊपर जाएगा तो जो जलवाष्प है वो सब इसी धूलकण में चिपक के एक एक बूंद बना लेता है। जब तक धूलकण नहीं रहेगा तब तक बादल बनने में काफ़ी समस्या होगी, क्योंकि यही धूलकण जो है वो क्या करता है, जितने में आता है वाटर पेपर सबको अपने पास बुलाता है और सबको चिपका के ढेर सारा बूंद बनाता है, और ढेर सारा जब बन गया हम उसी को बादल बोल देते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये काम करता है आर्द्रता ग्राही जैसा, हम इसे क्या बोलते हैं, जलवाष्प को आकर्षित करता है। आगे मेरी बात समझ में। उसके बाद जो ये सन का जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट भी करता है, और मतलब उसका परावर्तन भी करता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे धूलकण है, ठीक है, ये धूलकण बेसिकली दिखता नहीं हम लोग को। यहाँ पे जो धूलकण है, जब सन का लाइट आता है तो सन का लाइट तो धूलकण में भी पड़ता है। जो सन का लाइट धूलकण पे आएगा, धूलकण क्या करेगा, उसको टकरा के कुछ हद तक वापस भेज देगा और कुछ हद तक बिल्कुल फैला के चारों तरफ भेज देगा। जब चारों तरफ फैलाएगा तो उसको बोलते हैं स्कैटरिंग, मतलब परिकिरण बोलते हैं इसको परिकिरण बोलते हैं। और जो वापस भेज देगा उसको परावर्तन बोलते हैं। तो कुछ हद तक लाइट को वापस ये भी भेज देता है, और बाकी सब क्या करता है, वो बिल्कुल लाइट को चारों तरफ फैला देता है। इसी वजह से, इसी धूल की वजह से जब लाइट चारों तरफ फैलता है तो हमको आसपास की चीज़ें चमकती हुई दिखती हैं। ये तब खुद सोचिए, अगर सन का लाइट अगर ऊपर से सीधे नीचे आए, अगर ये धूलकण ना हो तो लाइट बिल्कुल एक लेजर बीम की तरह आएगा और वापस चला जाएगा। तो जो किसी भी कोई भी चीज़ है उसमें उतना हमको ब्राइटनेस देखने को नहीं मिलेगा, उतना हमको चमक देखने को नहीं मिलेगा। तो ये धूलकण ही जो है, इसी की वजह से क्या होता है, परिकिरण होता है, और इसी परिकिरण की वजह से क्या होता है, हमारा जो भी चीज़ें होती हैं वो शाइन करते हैं, मतलब वो चमकती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने यहाँ पर वाटर पेपर और डस्ट कंप्लीट करवाया है, और पिछले सेशन में मैंने यहाँ पे गैस को कंप्लीट किया था, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आपको इसमें कुछ जानने को मिला होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए कल देखते हैं हम लोग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका जो लेयर है 5 ढंग का, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, फिर आपका हो गया आइनोस्फेयर, फिर आपका हो गया एक एक्सोस्फेयर। हम उसका हम डिटेल्स जानेंगे और एटमॉस्फेयर को हम कंप्लीट कर देंगे कल या परसों तक मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, गुड नाइट।